हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। दोस्तों, स्टडी आई क्यू की बुक से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 तक जो आ, मुग़ल एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ था वहाँ से लेकर उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक और उनका क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ा था अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पर, क्या क्या अपराइजिंग्स, रिवोल्ट्स, रेबिलियंस वगैरह जो भी चीज़ें हुई थी, हमने वो सब कुछ देख लिया है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं तो कहानी एक पर्सनैलिटी को लेकर, महात्मा गांधी जी को लेकर, प्लस एक पार्टी को लेकर, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिना अधूरी रहती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कहानी। तो अब हम फाइनली बात करने चलते हैं, कांग्रेस की नींव को रखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, कांग्रेस का फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, 1857 की जो क्रांति थी वो क्रांति एकदम से नहीं हो गई थी। उससे पहले बड़े सारे लोगों का गुस्सा जो था अलग अलग रीजन्स में वो उमड़ रहा था, छोटे छोटे टिट्स एंड बिट्स पार्ट में। लोगों को हिम्मत मिली, लोगों को प्रोत्साहन मिला, लोगों ने फाइनली डिसाइड करा कि हमें अंग्रेजी हुकूमत नहीं सहन करनी है। लोगों ने 1857 में विद्रोह कर दिया। सिमिलरली कांग्रेस पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। कांग्रेस से पहले बड़े सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल फोरम्स, छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस बनाए गए थे अलग अलग लीडर्स के द्वारा, अलग अलग प्रोमिनेंट लोगों के द्वारा। अब वाई ऑर्गेनाइजेशन? पढ़ा लिखा वर्ग जो था हमारे देश में वो एक चीज जान गया था 1860s, 18 मतलब कुल मिलाकर आप ऐसा मान लो 1857 के बाद हमारे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन इंटेलिजेंसिया, वो एक चीज जान गया था, अगर हमें अंग्रेजों से नफरत है या हमें अपनी दरख्वास्त उनसे कुछ करनी है तो धरना प्रदर्शन, मोर्चे वगैरह से कुछ नहीं होगा। हमें ना एक प्रॉपर तरीके से पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह कागज कलम का इस्तेमाल करके उन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। लेकिन मैं खफा हूं किसी बात से और मैं सरकार से कोई चीज़ डिमांड कर रहा हूं या कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं या मैं अपना गुस्सा दिखा रहा हूं, तो सिर्फ मेरे गुस्से से या मेरी डिमांड से क्या फ़र्क पड़ता है। इन्होंने सोचा लेट्स मेक लेट्स मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा बहुत लोगों ने सोचा। तो उन्होंने सोचा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम करेंगी, हमारी डिमांड और हमारे गुस्से को एक डायरेक्शन देंगी जहां पर हम ये बोल सकते हैं अंग्रेज़ों से पेटिशन की फॉर्म में कि सर जी, ये वाली जो डिमांड है ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये जो रिक्वेस्ट है ये सिर्फ मेरी नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हम ये आपके लिए पेश कर रहे हैं, ये आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आप कृपया इसको सुनो, इसको समझो, इसको संज्ञान में लो इस बात को, और उसके बाद आप एक्शन लो। यहां पर पढ़ा लिखा वर्ग जो अब क्रिएट होगा कांग्रेस से पहले, जो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगा, उसका ये मानना होगा कि अंग्रेजों के रूल के ऊपर हमेशा 100% शक करना ठीक नहीं है। इसलिए जब आप ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखोगे या इनफैक्ट कांग्रेस की भी नींव देखोगे, कभी भी इनकी आइडियोलॉजी, इनका पर्पस ये नहीं रहा शुरुआती दिनों में कि हमें ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर खत्म करना है, कभी भी नहीं। ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर खत्म करना है ये तो गांधी जी ने भी नहीं कहा था शुरू शुरू में। देखो, गुस्सा ना एक बहुत पावरफुल ऑर्गन होता है, बहुत पावरफुल हथियार होता है आपका। आपको अगर ये पता लग जाए कि एंगर एज अ इमोशन को आपको किन परिस्थिति, किन हालातों में यूज करना है, इससे बेटर इमोशन कोई हो नहीं सकता आपके लिए। गांधी वॉज नॉट एंग्री इन 1922, बट गांधी वॉज एंग्री इन 1942। बापू को आज तक इतिहास में कभी गुस्सा नहीं आया। कोई नहीं बोल सकता कि इन्होंने गुस्सा करा या फिर कभी इन्होंने बोला कि हाँ तुम्हें अब जो हथकंडे अपनाने अपना लो, अंग्रेजों को कदेड़ फेंको। ऐसा कभी नहीं बोला इन्होंने, 1922 में नहीं बोला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर ही वॉज नॉट एंग्री, बट ही वॉज एंग्री ड्यूरिंग द टाइप ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, कि अब इनको निकाल के फेंकना है। बापू का जब सपोर्ट मिल गया था सपोर्टर्स को, क्या अब तो बापू ने ही कह दिया, गांधी जी ने ही कह दिया कि अंग्रेजों को निकालना है, और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाती इन्होंने। उसके बाद देखो 5 साल लगे मुश्किल से 47 तक आज़ादी मिलने में।
वो भी हम बात करेंगे एंगर एज अ इमोशन की इस चैप्टर के अंदर। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो पढ़ा लिखा जो वर्ग था, कांग्रेस के बनने से पहले जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उनका यही मानना था कि हमें हमारे गुस्से को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक डायरेक्शन देनी चाहिए। उसके लिए हमें एक पॉलिटिकल फोरम की आवश्यकता होगी। प्लस हमें अंग्रेजों के हर एक नीति पर, हर एक पॉलिसी पर, हर एक कानून पर कभी कोई शक नहीं रखना चाहिए, कोई शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो हमारे अच्छे के लिए काम कर रहे हो। तो उन्होंने लोगों को भी यही समझाना शुरू करा कि देखो, अंग्रेजों की हर चीज सही या गलत नहीं है, एक बार उसको आने दो, इंप्लीमेंट होने दो, रिपरकशंस अगर उसके ठीक हैं आपके ऊपर, आप उसको एक्सेप्ट करो। खराब है तो लेट्स मेक अ पिटीशन, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, एक सूझबूझ समझदारी दिखाते हुए एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो कि अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखने का तरीका, कहने का तरीका जानता है। इतनी बात समझ में आई आपको जो मैंने बताई? बस यही इस चैप्टर की नींव है बस। ठीक है, अब आपको यही श्रेया बेस में आपको इन्हीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बस नाम जानने हैं कांग्रेस से पहले। लेकिन कांग्रेस की भी शुरुआत हम इसी चैप्टर में कर भी देंगे, बिकॉज चैप्टर का आप लोग एक बार ही नाम देख लो, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। अब एक बार बताओ, नेशनलिज्म की भावना कोई नई तो नहीं है, ये तो 1857 की क्रांति में भी उमड़ी थी, देशभक्ति की भावना। लेकिन वहां पर श्रेया क्या था, सब उथल पुथल होकर आप अंग्रेजों के खिलाफ जो है जो जंग जारी कर रहे हो, उसमें आप वायलेंस भी कर रहे हो, आप कभी ब्रिटिश ऑफिसर्स को उड़ा रहे हो, उनके हर एक डिसीजन के ऊपर आप शक पैदा कर रहे हो। यहाँ पर क्या है, देशभक्ति की भावना उमड़ेगी, लेकिन क्या सही है क्या गलत है अंग्रेजों की पॉलिसी, इसको नाप तोला जाएगा, इसको एक तराजू में रखकर देखा जाएगा। गुड फीचर्स विल बी एक्सेप्टेड, बैड फीचर्स जो कि रिजेक्ट करने, तो वो रिजेक्ट ऐसे ही नहीं करे कि सड़कों पे आके आंदोलन कर दिया, चक्का जाम कर दिया। उसका एक तरीका होगा, उसका तरीका होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और इसी के बेसिस पर जब लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर अलग अलग आइडियोलॉजीज भी क्रिएट होंगी? तभी तो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ? आइडियोलॉजी तो है ना अलग अलग लीडर्स की, उसी की बेसिस पे तो वो बना रहे हैं ना। मतलब अब आप कहोगे सर ये आइडियोलॉजी वाला एंगल क्या है, समझ में नहीं आ रहा ये वाला पॉइंट। आइडियोलॉजी का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग अभी तक 1857 की क्रांति तक श्रेया ये मान रहे थे लेट्स टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये लोग ये बोल रहे नहीं, लेट्स राइट पिटिशंस टू देम एंड मेक आवर डिमांड्स फुलफिल्ड। ठीक है, तो कांग्रेस की नींव भी रखी जाएगी इस चैप्टर के अंदर, ये हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो सेकेंड हाफ था 19वीं शताब्दी का, यहाँ पर हमें पूरी की पूरी तरीके से एक नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है भारत की जनसंख्या के बीच में, और एक ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट की शुरुआत यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। यानी कि भारत जो है 19वीं सेंचुरी तक देखेगा, विटनेस करेगा राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। अब ये मॉडर्न नेशनलिज्म किसको बोला गया है? मॉडर्न नेशनलिज्म को उस नेशनलिज्म से डिफ्रेंशिएट करा गया है जो कि 1857 की क्रांति में देखा गया था, विच वॉज वॉलेंट नेशनलिज्म। जिस तरीके से ग्रोथ होगा, राइज होगा इंडियन नेशनलिज्म का, इट हैज बीन ट्रेडिशनली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कि कैसे भारत के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्ड करेंगे अंग्रेजी हुकूमत को, नए नए इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करके, नई अपॉर्चुनिटीज को देखकर, नए नए रिसोर्सेज को देखकर। अब ये नए नए रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, इंस्टीट्यूशंस क्या है? देखो, हिंदुस्तानियों को एक बात तो पता थी, और 1857 की क्रांति की थी तो छुपी तो नहीं थी, लोगों को समझ में आ गया था। देखो, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्शन ये चाहता है कि अंग्रेज यहाँ पर ना रहे, वो अंग्रेजी हुकूमत से परेशान है। इन्होंने देखा कि अंग्रेजों को एक बार में खदेड़ फेंकना इतना आसान भी नहीं होगा। 1857 की क्रांति ने अगर हिंदुस्तानियों का गुस्सा दिखाया है, तो
तो उस क्रांति ने एक ये चीज़ भी दिखाई है, उस रिवोल्ट ने ये भी चीज़ दिखाई है कि अंग्रेज़ों को खदेड़ फेंकना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि 1857 का रिपरकशन क्या निकला? अंग्रेज़ों ने वो सारे एरियाज के ऊपर दोबारा कब्जा पा लिया ना जो उनसे छिन चुके थे, राइट? है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी नींव रखी जाती है दिसंबर 1885 में। लेकिन इससे पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई थी एक पढ़े लिखे सेक्शन को कि देखो हर चीज़ का मसला ऐसा नहीं है कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ों के सामने कोई बात रखनी है, अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर जाने तो हम जो हैं वो आर्म्स उठा लें या फिर उनको और ज़्यादा गुस्सा दिलाएं। क्योंकि अभी हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम उनसे सामना कर सकें आमने सामने, और वो उनको कुछ पल भर का ही समय लगेगा हमारी मूवमेंट को कुचलने के लिए। तो फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी जाती है दिसंबर 1885 में। और इसके साथ इससे पहले बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पर लोगों ने ये चीज़ देखी कि वी नीड अ डायरेक्शन, वी नीड अ वॉइस, कि जहाँ पर हम सारे लोग जो हैं अपने डिसकंटेंट को अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो पेश कर सकें। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिंदुस्तानी जो थे, दे वेस्ड अ प्रोलॉन्ग्ड एंड करेजियस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल, और जिसका फल हमें देखने को मिलता है 15 अगस्त 1947 को फाइनली इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म? एक, सबसे पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। समझते हैं इस पॉइंट को। अंग्रेजों ने क्या करा था, एक यूनिफॉर्म और मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना करी थी पूरे इंडिया में, और उसको यूनिफाई करने का काम करा था ताकि इनका जो रूल है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो तरीका है या उसकी जो परछाई है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल एक जैसे ही लगे। अब जैसे अगर मुझे एक बात बताओ श्रेया, एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट जो आया या फिर विडो रीमैरिज एक्ट जो आया, तो ठकुराइन उसका इम्पैक्ट सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही था। उस एक्ट का जो ये जो भी एक्ट है, उस एक्ट, उन एक्ट्स का जो क्या कहते हैं प्रभाव था, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया तक ही था, या फिर दक्षिण भारत में सती वगैरह फिर भी करी जा सकती थी? पूरे इंडिया पे था ना? ऐसा तो नहीं था ना कि रीजन स्पेसिफिक हो कि नहीं नहीं सती तो सिर्फ यहीं बैन हुई है, ये 5 राज्य हैं, सिर्फ यहाँ की विधवा औरतें दोबारा शादी कर सकती हैं, ऐसा था क्या? नहीं। इन्होंने अगर जहां पर भी थोड़ी सी भी डेवलपमेंट लाने की कोशिश करी है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़े से भी निखारने की कोशिश करी है, वो ऑलमोस्ट फिर उन्होंने हर हर जगह पर करने की कोशिश करी ना, ऐसे सेम तरीके से। ठीक है? तो अ प्रोफेशनल सिविल सर्विस, यूनिफाइड जुडिशरी एंड कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉस पूरी कंट्री के अंदर जो इन्होंने इंप्लीमेंट करे, जो इन्होंने क्रिएट करे, इसकी वजह से एक नई डायमेंशन जो थी पॉलिटिकल यूनिटी की, वो हमें देखने को मिलती है। पॉलिटिकल यूनिटी मतलब क्या? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जुडिशरी के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो जो लॉ कोर्ट्स होंगे, उनका ट्रीटमेंट, उनके अंदर का जो प्रोसीजर होगा, मतलब वो जिस तरीके से ट्रीट करेंगे लोगों को, जिस तरीके से केसेस की सुनवाई होगी, जिस तरीके से एक्यूज और विक्टिम के बीच में फ़र्क पता लगाया जाएगा, केसेस को सुना जाएगा, हियरिंग होगी, ये प्रक्रिया पूरे देश में कॉमन होगी। सिविल सर्विस की प्रक्रिया पूरे देश में कॉमन होगी। जो भी सिविल और क्रिमिनल लॉज होंगे वो पूरे देश में इंप्लीमेंट होंगे, और उन्हीं की वॉयलेशन के अंतर्गत पर्सन को अलग अलग तरह की सज़ा मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि पर्सन ने अगर नॉर्थ इंडिया में मर्डर कर दिया है तो उसको सिर्फ 2 दिन जो है हिरासत में रखकर छोड़ दिया जाए, जबकि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया साउथ इंडिया में तो उसको उम्र कैद हो गई। ऐसा नहीं होगा। हर एक जगह पर पूरे हिंदुस्तान में इनके द्वारा बनाया गया जो भी कानून था, सिविल सर्विस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोसीजर थे, जुडिशरी जिस तरीके से वर्क करनी चाहिए जो कर रही थी, उसका एक हमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल सिविल सर्विस की। याद होगा आप लोगों को, हमने सिविल सर्विस जुडिशरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन करी हुई है प्रीवियस 4-5 चैप्टर पहले, है ना? एक एक एंगल के बारे में बात करी थी ना, याद है? आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, सिविल सर्विस, है ना? तो प्रोफेशनल सिविल सर्विस,
ड्यूरिंग कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1786 टू 1793, सिविल सर्वेंट्स की जो सैलरी थी वो बढ़ाई गई थी और प्रमोशंस जो था वो सीनियरिटी के बेसिस पर था। ठीक है, कि जो जो सीनियर होता चलेगा उसका प्रमोशन होता चलेगा। जब 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है तो फ्यूचर में जब रिक्रूटमेंट होने लगी सिविल सर्वेंट्स की, वो ओपन कंपटीशन एग्जाम के तहत होने लगी। और ये एग्जाम देने के लिए पर्सन को शुरू शुरू में वैसे कहाँ जाना पड़ता था, बाद में इंडिया शिफ्ट हुआ, वो तो बहुत बाद में होगा, लेकिन पर्सन को कहाँ जाना पड़ता था, जगह बताओ, वो कॉलेज बताओ। हेलीबरी, कैडबरी नहीं श्रेया, हेलीबरी, ठीक है, हेलीबरी कॉलेज लंदन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू मेक थ्रू सिविल सर्विस? सत्यनारायण टैगोर। ठीक है, किसके भाई थे? ठीक है, रवींद्रनाथ टैगोर जी के। तो इंडियंस जो है दे वर बार्ड फ्रॉम हायर पोजीशंस फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, याद है सिविल सर्विस में भी ऐसा होता था कि जब हिंदुस्तानियों को भर्ती करना शुरू करा गया तो दो तरह की सिविल सर्विस की पोस्ट होती थी यहाँ पर, याद है, कोविनेंटेड सिविल सर्विस एंड नॉन कोविनेंटेड सिविल सर्विस। अनकोविनेंटेड हमने लक्ष्मीकांत के अंदर भी पढ़ा था ये वाली चीज, है ना। तो इंडियंस पर बार्ड, इंडियंस पर स्टार्ट फ्रॉम हाई पोजीशंस फ्रॉम द स्टार्ट। लॉर्ड लिटन, इन्होंने एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की स्थापना करी फ्रॉम 1878 टू 79 विद 1/6 ऑफ कोविनेंट पोस्ट। आपको पता ना ये हायर सिविल सर्विस इसको बोला जाता था, जिसमें 1/6 जो पोस्ट है इट विल बी फिल्ड बाय इंडियंस ऑफ हाई फैमिलीज थ्रू नॉमिनेशंस बाय द लोकल गवर्नमेंट। कंडीशन ये है, इट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द वाइसरॉय। इन्होंने सोचा था ऐसा लाने का, लेकिन दिस सिस्टम फेल्ड। यानी कि इंडियंस को उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाया जा रहा है इतनी आसानी से। हमारा देश, जैसे आपका घर, मैं आपके ही घर में कुछ कुछ मरम्मत करना चाहता हूं और आपसे ही नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये चीज ठीक नहीं है ना। जब मैं भला अगर आपका करना चाह रहा हूं तो आपसे मुझे पूछना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हाँ, लोकल गवर्नमेंट मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज लेवल पे कोई मशीनरी एज सच क्रिएट नहीं हुई थी, क्योंकि सेंट्रलाइज मशीनरी का नाम ही एक्चुअली होता था यही वाइसरॉय गवर्नर जनरल की फॉर्म में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी आपको याद होगा, वो जो क्वीन की परछाई होता था वो पर्सन, है ना, याद है श्रेया? ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग यूनिफाइड जुडिशरी की। अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स फ्रॉम 1772 टू 1785, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत ये फॉर्म करी गई थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि सिविल डिस्प्यूट्स को देखा जा सके। ठीक है, और ये उसी टाइम की बात है जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, उसी के अंतर्गत करी गई थी दीवानी अदालत फॉर्म। ये टाइमलाइन देख रहे हो, 1772, अगला ही साल आने वाला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, ताकि सिविल डिस्प्यूट्स का निपटारा करा जा सके। और इसके अलावा फौजदारी अदालत क्रिएट करी गई थी। दीवानी अदालत किसको देख रही है? सिविल डिस्प्यूट्स को। फौजदारी अदालत स्टैब्लिश करी गई थी टू डील विद क्रिमिनल मैटर्स। और इंडियन ऑफिशियल्स जो होंगे उनके अंतर्गत ये बनाई गई थी। दे वर प्लेस्ड अंडर इंडियन ऑफिशियल्स, जिनकी मदद कौन करेगा? काजी एंड मुफ्तीज, जुडिशियल ऑफिसर्स की पोस्ट के नाम है ये, जो कि ये भी देखेंगे कि कुछ कुछ लोगों को उनकी सुनवाई करी जाए, उनका केस का निपटारा करा जाए अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो, है ना। तो अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रॉम 1786 टू 1793 सर्किट कोर्ट्स जो है वो बनाए गए थे कलकत्ता में, डेक्कन में, मुर्शिदाबाद में और पटना में। कलेक्टर जो था he was now in charge of revenue administration and had no magisterial power। उसके बाद
सदर दीवानी अदालत एंड सदर निज़ामात अदालत, ये हमने पढ़ा भी था तमिलनाडु की बुक से। ये सारी बातें मैं आपको तमिलनाडु वगैरह की बुक्स में ये पढ़वा चुका हूँ मैं। दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत और सदर दीवानी अदालत, सदर निज़ामात अदालत। दे वर स्टैब्लिश एट इलाहाबाद अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ही डेजिग्नेटेड पर्शियन एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज के ये लोअर कोर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब वर्नाकुलर लैंग्वेज में तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ना, जो कि उस रीजन में बोली जाएगी, है ना। तो एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, अ प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। अंग्रेजों की जो दरख्वास्त थी फॉर इकोनॉमिक पेनिट्रेशन इन इंडिया, मतलब दरख्वास्त क्या थी? अर्ज इन द सेंस के यही तो चीज़ें जो हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हिंदुस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, यही चीज़ तो अट्रैक्ट कर लाई थी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की तरफ। और जिस तरीके से उन्होंने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर करा, जो कि सारी चीज़ें वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, ये ड्राइविंग फोर्सेस थी बिहाइंड द प्लान डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीग्राफ। इसके बारे में भी हमने डिस्कशन करी थी, शायद याद है उसी चैप्टर में, किन के फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या रहा, रेलवेज का, रोड्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीग्राफ का। लेकिन ये सब कुछ इन्होंने किसके लिए करा था? राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? अपनी सहूलियत के लिए, अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए। इन्होंने क्या करा था? हमारे देश में विलेज लेवल पर, रूरल लेवल में जो एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी जो एग्जिस्ट करती थी, उसको इन्होंने पूरी तरीके से तहस करके उजाड़ दिया था। स्पेशली आपको याद होगा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा सफ़र करी थी, लोगों का काम धंधा, व्यवसाय, रोजगार का साधन सब चला गया था। और इन्होंने मॉडर्न ट्रेड और इंडस्ट्रीज की स्थापना करी थी, उसको सपोर्ट करा था ऑल इंडिया स्केल पर। इसकी वजह से भारत के अंदर जो इकोनॉमिक लाइफ थी, ये उसको यूनिफाई कर सके। अब भारत के अंदर इकोनॉमिक लाइफ को यूनिफाई कर सके मतलब क्या? मतलब हिंदुस्तान की लोकल चीज़ों को हटाकर अपनी चीज़ें ला रहे हैं, हिंदुस्तान की लोकल व्यवस्था को हटाकर अपनी व्यवस्था ला रहे हैं, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज को एंड कर कर जो ये इंडस्ट्रीज ये स्टैब्लिश करना चाह रही है वो करना चाह रहे हैं। यानी कि इनको कोई भी ना राइवल क्लैश नहीं चाहिए अपने सामने कि देखो हम ये गुड बनाते हैं, सामने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी है, हम ये वाला काम कराते हैं तो सामने हिंदुस्तानी कुछ कारीगर भी हैं जो कि ये वाला काम करते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की व्यवस्था को तहस करके जो ये चाहते थे जिस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम चले, इन्होंने वो सारी चीज़ें की शुरुआत करी। लेकिन किसकी कुर्बानी देकर? हिंदुस्तान में जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वगैरह जो चली आ रही थी, जो लोगों का ऑक्यूपेशन था, जो लोगों का व्यवसाय था, रोजगार का जो साधन था, उसको छीन कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी अकाल आता है या किसी भी प्रकार की स्केर्सिटी जो होती है कंट्री के एक पार्ट में, तो प्राइजेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ्स दे वर अफेक्टेड इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू। ये इनका ऐसा एक यूनिफाइड इकोनॉमिक सिस्टम था जो कि हमें ये चीज़ दिखाता है कि अगर किसी एक रीजन में अकाल आया, ठीक है, और जो ग्रेन्स वगैरह या फूड स्टफ्स वगैरह की अवेलेबिलिटी एक रीजन में इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उससे जो है देश के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो भी इक्वली प्रभावित होंगे। तो वही वाली बात है ना, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, लॉ के टर्म्स में भी इनकी एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है ना। सती प्रथा को अगर किसी ने अंजाम दिया है और इन्होंने अगर उस टाइम पर सती एबॉलिशन एक्ट अगर पास कर दिया गया है, तो जिस तरीके से अगर पर्सन ने या परिवार के लोगों ने सती को अंजाम दिया है, मान लो कि मध्य प्रदेश के किसी गांव में, उसी प्रकार से सज़ा बिल्कुल सेम मिलेगी ना अगर उस घटना को किसी ने अंजाम दिया कश्मीर में, है ना। उसके बाद इन्होंने जो रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा, टेलीग्राफ को, और एक यूनिफाइड पोस्टल सिस्टम जो बनाया,
इसकी वजह से कंट्रीज़ के अलग अलग रीजन्स को जोड़ सके ये इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन। स्पेशली जो लीडर्स थे अलग अलग रीजन से वो भी जुड़ सके इन सारे माध्यमों से। और बाद में एक प्रोमिनेंट माध्यम कौन सा यूज़ करा गया नेशनल मूवमेंट के टाइम पर? न्यूज़पेपर्स, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और अलग अलग लीडर्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, ठीक है, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों का पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए राजनीतिक और अर्थव्यवस्थिक मुद्दों पर। ठीक है, तो हमने बात करी कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। एक था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, दूसरा इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, तीसरा एसिमिलेशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़। मैंने आपको बताया ना, पढ़ा लिखा वर्ग जो था हिंदुस्तान का वो ये कहता था अंग्रेज़ों को आउटराइटली या फिर इनकी सारी पॉलिसीज़ को एकदम से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए हमें, है ना। हो सकता है कि ये कोई अच्छी चीज़ भी हमारे लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें फ्यूचर में आके पता लगे, अभी हमें पता नहीं लग पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ऑफ द पीरियड, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स इस टाइम पर कौन कौन से थे? बंगाल के अंदर हिंदू पैट्रियट, अमृता बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बंगाली, सोम प्रकाश एंड संजीवनी, ये सारे बंगाल के अंदर अखबार थे। बॉम्बे के अंदर रस्त गोफ्तर, नेटिव ओपिनियन, इंदु प्रकाश, महाराटा एंड केसरी इन बॉम्बे। मद्रास के अंदर कौन कौन से अखबार? द हिंदू, स्वदेश मित्रन, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन लोग द हिंदू पढ़ते हैं ना, ये वही है, उसकी नींव यहीं रखी गई थी द हिंदू की। स्वदेश मित्रन, आंध्र प्रकाशिका, केरला पत्रिका। यूनाइटेड प्रोविंस में एडवोकेट, अखबार का ही नाम है, हिंदुस्तान एंड आज़ाद। पंजाब में द ट्रिब्यून, अखबार आयाम, कोहिनूर। जब अंग्रेज़ों ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी हिंदुस्तान के अंदर, इसकी वजह से हिंदुस्तानियों को एक चीज़ जानने को ये मिली कि वेस्टर्न आइडियाज़ क्या हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, इंडियन आइडियाज़ से वो कैसे अलग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ कुछ थॉट, विचार, आइडियोलॉजी या जो भी चीज़ें हैं, क्या हम उसको अपनाकर कुछ जो हमारे देश में ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है या फिर हमारे सोचने का जो नज़रिया है, तौर तरीके अपनाने का जो नज़रिया है, क्या हम अपने कुछ इंडिजिनस तरीकों को, थिंकिंग पैटर्न को, आइडियोलॉजीज़ को रिप्लेस कर वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न थॉट्स या वेस्टर्न आइडियोलॉजी अपना सकते हैं? ऐसे बड़े सारे लोगों के मन में एक जागरूकता आई। अभी जागरूकता आउट ऑफ द कंटेक्स्ट या हवा में उड़कर नहीं आई। जब लोगों ने अंग्रेज़ी तालीम को लेना शुरू करा, इंग्लिश भाषा को सीखना शुरू करा, उन्होंने वहाँ का लिटरेचर पढ़ा, जो उनको पढ़ाया जाता था स्कूल में, उनका पास्ट वगैरह ये सब कुछ उन्होंने जाना। उसके बाद एक कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने करा, जिसमें वो ये जान पाए, कुछ लोग ये जान पाए कि अंग्रेज़ों की चीज़ों को, यूरोपियन चीज़ों को, कस्टम्स को, मैनर्स को हमें आउटराइटली एकदम से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे देश में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे देश को एक ऑर्थोडॉक्स आउटलुक देती हैं, और वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है अगर भारत को कंपीट करना है आउटर वर्ल्ड से। अब भारत अपने आप अगर अपने खुद अपने बलबूते पर होता तो फिर वो ये सब चीज़ें अचीव कर लेता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका थॉट पैटर्न, इंडिविजुअल थॉट पैटर्न भी अटेन हो जाता। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अंग्रेज़ों ने इतने सालों के लिए हम पे कब्जा करके रखा हुआ था, तो हमारा जो व्यापार वगैरह भी बाहर से पहले जो होता था, तो इंडिया एक तरीके से शुरुआत कर चुका था ग्लोबलाइजेशन की। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन को अंग्रेज़ों ने रिवर्स कर दिया था, क्योंकि सारी चीज़ें वो हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से जो भी लेकर जा रहे थे वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे थे, जिसका एक तिनके भर प्रॉफिट भी, या क्या चल रहा है हमारे देश में या देश विदेश में क्या चल रहा है, हम लोग अपने देश में बैठे बैठे ये चीज़ें जान ही नहीं पा रहे थे।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एसिमुलेशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज। इसकी वजह से इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग को एक डायरेक्शन भी मिली। बड़े सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने मॉडर्न रैशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आउटलुक अपनाया जब भी उन्होंने किसी विचारधारा को देशवासियों के सामने पेश करा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन पढ़े लिखे लोगों का ये कहना था कि अंग्रेज़ी तालीम, अंग्रेज़ी हुकूमत को या उनके द्वारा कोई भी जो एक्ट्स या कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करी जाती है उसको एकदम से रिजेक्ट मत करो, पहले उसको नाप तोल लो, उसको देख लो कि वो हमारे फेवर में, हमारे इंटरेस्ट में है भी कि नहीं। ठीक है, अगर वो हमारे इंटरेस्ट में है तो उसको अपनाओ, एकदम से रिजेक्ट करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस imbibed modern rational secular democratic and nationalist political outlook. They also began to study, admire and emulate, कॉपी मतलब कॉपी करना, कि कंटेम्प्रेरी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज में चल रही हैं, वहाँ पर क्या विचारधारा है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, हम कौन सी विचारधारा को अपना सकते हैं। तो बाय बिकमिंग मॉडर्न इन देयर थिंकिंग, जो ये पढ़ा लिखा वर्ग था जिसको हम लोग इंडियन इंटेलिजेंसिया बोलते हैं, ये भी जान सके इसके थ्रू, जब इन्होंने मतलब ये लोग जब पढ़ा लिखा सेक्शन बने इंडियन सोसाइटी का, तो दे ऑल्सो एक्वायर्ड द एबिलिटी कि ये इवल इफेक्ट्स को भी समझ सकें अंग्रेज़ों के, कि अंग्रेज ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, ये वाला हथकंडा क्यों अपना रहे हैं, और वो ये पहले से ही जान सके कि ये चीज़ हमारे फेवर में होने वाली कि नहीं होने वाली है। तो दे वर इंस्पायर्ड बाय द ड्रीम ऑफ अ मॉडर्न स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस एंड यूनाइटेड इंडिया। ये जो एजुकेटेड इंडियंस थे, दे वर द फर्स्ट टू फील द ह्यूमिलिएशन ऑफ फॉरेन सब्जेक्शन, कि ये जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें जो इन लोगों ने गुलाम बनाया है अंग्रेजों ने, इसकी वजह से हम अपनी आइडेंटिटी खो चले हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो हम पूरी तरीके से हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारे ट्रेडिशन जो है उनको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ये इनके दिमाग में था, ये इनके सहन में था। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ने नेशनल लीडर्स की मदद करी थी कि अलग अलग लिंग्विस्टिक रीजन से जो लोग आ रहे थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके कॉमन भाषा के माध्यम से, जो कि होगा इंग्लिश। जो लोग एजुकेटेड क्लास ऑफ द सेक्शन जो थे उन्होंने बड़े लिबरल प्रोफेशंस को अपने जीवन में चुन रखा था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो पढ़े लिखे लोग थे, तो उनको लगा हमारी पढ़ाई बेस नहीं जानी चाहिए, और हम कोई ऐसे प्रोफेसर को अगर चुनते हैं जो कि आगे चलकर हमारे देशवासियों के भी काम आ सकते हैं तो इससे बढ़िया बात हो क्या सकती है। वो अलग बात है कि इनके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है यहाँ के लीडर्स के ऊपर, इस टाइम के लीडर्स के ऊपर, कि ये सूट बूट वाले लोग थे, इनको डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ गांधी जी जैसे कुछ लोग थे जो कि बाहर से चले आए और जिन्होंने इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अपना घमंड या रुतबे को छोड़कर, जो कि वो ऐसी लाइफ आलीशान बिता सकते थे अगर वो अंग्रेज़ों की गुलामी में मतलब रंग भंग जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुस्तानियों की मदद करने का सोचा ग्राउंड लेवल पर। तो दोज अमंग द एजुकेटेड हु टुक अप लिबरल प्रोफेशंस लाइक लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, ये अक्सर इंग्लैंड जाते थे हायर एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं। उधर इन्होंने क्या देखा, दे सॉ द वर्किंग ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन अ फ्री कंट्री, और उसके बाद इन्होंने कंपैरिजन करना शुरू करा कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हालात हैं, वेयर इवन बेसिक राइट्स वर डिनाइड टू द सिटीजन्स। उसके बाद प्रेस और लिटरेचर का भी रोल रहा है, ये याद रखना, ये सारे हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का रोल हम लोगों ने देख लिया, ये होगा हमारा फोर्थ फैक्टर। फिर रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। न्यूज़पेपर्स, अखबार, मैगजीन एक बहुत अच्छा माध्यम थे लोगों के विचारों का आदान प्रदान करवाने के लिए, उनके विचारों को एक्सचेंज करवाने के लिए। प्रेस वॉज द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो अपना मैसेज जो है देशभक्ति का, मॉडर्न इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज़ को पहुंचा सकते हैं दूसरे लोगों तक जिनसे वो कभी मिले भी नहीं हैं कंट्री के अलग अलग कॉर्नर में। ठीक है, तो इट वॉज द प्रेस डेट क्रिएटेड एन ऑल इंडिया कॉन्शियसनेस। लोगों को जब ये लगा कि हाँ यार, कोई एक पर्सन है वो हर संडे अखबार में अपने आर्टिकल लिखता है या उसका एक अखबार आता है, उसमें वो अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करता है,
हम भी तो यही सोचते हैं अंग्रेज़ी हुकूमत के बारे में, अपने देश के बारे में। तो इधर से फिर अगर कोई पर्सन जो है जिसकी विचारधारा सेम है, और मैंने किसी और का कंटेंट पढ़ रखा है जो कि कहीं और रहता है पर्सन, मैं उससे कभी नहीं मिला, उन लोगों से कभी नहीं मिला जहाँ से अखबार आ रहा है, तो मुझे भी लगेगा यार, आई विल ऑल्सो फील एफिलिएटेड कि यार मेरी जैसी विचारधारा को ही ये लोग जो हैं वो अपना रहे हैं। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब ऐसा हुआ था कि जिन लोगों को अंग्रेजी हुकूमत से नफरत थी और जो इनको खदेड़ फेंकना चाह रहे थे, या फिर एक रास्ता ऐसा अपनाना चाह रहे थे कि जो कि इन्होंने देखा कि यार ये पर्सन भी सेम विचार प्रस्तुत कर रहा है अपनी मैगजीन, अपने न्यूज़पेपर में, जो कि हमारे विचारधारा है। तो इन लोगों ने उनको जाकर अप्रोच करा, एंड ऐसे करते करते कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी जिनके अंदर जो नंबर्स होंगे मेंबर्स के वो बढ़ते चलेंगे, और इन सब चीज़ों के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी प्रेस। लोग कंट्री के अलग अलग कोनों से एक साथ आ रहे हैं और एक जैसी डिमांड और एक जैसी वॉइस रख रहे हैं अंग्रेज़ों के सामने। तो लार्ज नंबर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स they made their appearance during the second half of the 19th century because of the development of press as a medium of communication. अपने अपने आर्टिकल्स के न्यूज़पेपर के कॉलम में जो ऑफिशियल पॉलिसीज़ थी अंग्रेज़ों की, इनको कांस्टेंट तरीके से क्रिटिसाइज करा जाता था। प्रेस के माध्यम से लोगों को बोला जाता था कि वो एकजुट होकर रहें और नेशनल वेलफेयर के लिए काम करें। तो जो आइडियाज़ थे सेल्फ गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, ये प्रेस के माध्यम से प्रमोट करे जाते थे। प्रेस ऑल्सो एनेबल्ड नेशनलिस्ट वर्कर्स जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में रहते थे कि अपने वो विचारों को एक्सचेंज करें। ठीक है, एक रीजन है ए, ये बी रीजन से कुछ सीख सके, बी जो है वो ए और सी से कुछ सीख सके, जो सी है वो डी ई एफ से कुछ सीख सके। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ओनली विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। उसके बाद रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। याद है ना एक बहुत बड़ा ब्लेम अंग्रेजों का जो हमारे ऊपर लगता था कि इंडिया का कोई पास्ट नहीं है, इंडिया का कोई इतिहास नहीं है ना। तो हिस्टोरिकल रिसर्चेस जो करी गई यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा, सच एस मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रॉथ एंड ससून, and by Indian scholars such as R.G. भंडाकर, R.L. मित्रा एंड लेटर स्वामी विवेकानंद। इससे हमें पता लगा कि जो यूरोपियंस हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि भारत का कोई भी इतिहास नहीं है हमारा, बल्कि इतना रिच इतिहास है, इतना प्रॉस्परस इतिहास है, बस वो हमने जाना नहीं था। लेकिन जब उसके बारे में हमें पता लगा, और ऐसा नहीं था कि भारत के इतिहास को पास से खोद कर निकालने में, ढूंढने में और उसको इनकरेज करने में सिर्फ इंडियंस ही रिस्पॉन्सिबल थे। आपको भी पता है अशोकन हिस्ट्री को किसी भी इंडियन से ज़्यादा एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने स्टडी करा था, है ना। क्या नाम था श्रेया उसका? कनिंघम। लेकिन इसके अलावा मतलब सबसे ज़्यादा उस हिस्ट्री को स्टडी करने वाला कौन है? हाँ, जेम्स प्रिंसर। अब ये सारे के सारे अंग्रेजी तो हैं जिन्होंने मौर्यन एम्पायर के इतिहास को निकाला, और हमने अंग्रेज़ों के सामने एक चीज़ को फिर ये प्रूव कर दिया जब हमारी ये इंडिया के पास की रीडिस्कवरी की बात होना शुरू हुई। ये एक्चुअली बात कभी होती भी नहीं, ये चीज़ें कभी होती भी नहीं। जब हमारे ऊपर ये ब्लेम लगना स्टार्ट हुआ कि इंडिया लैड कल्चर, इंडिया के पास अपना खुद का कोई इतिहास नहीं है, इंडिया शुरू से ही बारबेरियन इकोनॉमी सोसाइटी रहा है, जब हमारे इतिहास के पन्ने खुले तब हमने अंग्रेज़ों के सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट ये पेश करा, तुम्हारे देश का अस्तित्व या तुम्हारे देश की जो नींव है जब वो रखी भी नहीं गई थी ना, उस टाइम पर हम एम्पायर बिल्डिंग का काम कर रहे थे, राइट। और सबसे प्राउड मूवमेंट क्या था श्रेया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी शुरुआत हमसे ही हुई है ना। तो इट क्रिएटेड एन एंटायरली न्यू पिक्चर ऑफ इंडियाज पास्ट। दिस पिक्चर वॉज कैरेक्टराइज बाय वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। बहुत अच्छा व्यापार जो कि दुनिया के अलग अलग देशों के साथ उस टाइम पर हमारा होता था शुरू से ही। रिच हेरिटेज एंड आर्ट्स एंड कल्चर एंड न्यूमरस सिटीज। जो थ्योरी जो पुट फॉरवर्ड करी गई यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा, दैट इंडो आर्यंस बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप फ्रॉम विच अदर नेशंस ऑफ यूरोप हैव इवॉल्व्ड। इसकी वजह से
लोगों के जो पढ़े लिखा जो हिंदुस्तानी का जो वर्ग था या फिर और भी जो लोग थे उनके साइकोलॉजिकल मोरल को एक बूस्ट मिला कि वाओ, सारी की सारी जो शुरुआत है, जो नींव है, वो हिंदुस्तानियों ने ही रखी है। तो हमारा जो पास्ट है वो कंपैरिजन के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारा पास्ट तो सबसे ज़्यादा रिच रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस रहा है। कंपैरिजन तो तब होता है दो लोगों के बीच में जब उनके अंदर सिमिलर क्वालिटीज़ हो। हमारे पास्ट का जो मतलब जो इतिहास का जो चीज़ें जो रही हैं वो इतनी महान रही हैं कि उस टाइम पर और किसी कंट्री के पास वो चीज़ें थी ही नहीं। ठीक है। उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, हमने डेडिकेटेड एक चैप्टर भी पढ़ा था इसके ऊपर। ये जो रिफॉर्म मूवमेंट थी, इनका मकसद ये था समाज में जो भी सोशल इवल्स हैं जिसकी वजह से हमारा समाज जो है वो डिवाइड होता है, उसका विभाजन होता है, उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है। इट ऑल्सो हैड द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर एंड दे प्रूव टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसके बाद राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक इनोवेशन था, इट गिव राइज टू न्यू अर्बन मिडिल क्लास इन टाउन्स, जिसकी वजह से ये जो नई मिडिल क्लास जो ये इमर्ज हो रही थी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलेटेरिएट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और बोर्जुआजी क्लास, आपको पता होगा ना, टर्म मैंने आपको बताई थी, बोर्जुआजी क्लास। तो दिस क्लास रोज टू द प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स एजुकेशन, न्यू पोजिशन एंड क्लोज टाइज विद द रूलिंग क्लास। यानी कि अंग्रेज़ों के स्कूलों में ये जाते थे, ये लोग पढ़ते थे, इंग्लिश एजुकेशन जो है वो प्राप्त करते थे। इनको आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत ने जो भी पोस्ट पोजीशन क्रिएट होती थी उसमें भर्ती करते थे, एंड दे हैड क्लोज टाइज विद द रूलिंग क्लास। दिस क्लास प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट ऑल स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। बट इनको क्रिटिसाइज भी करा जाता है फिर कि इन्होंने जो लॉयर्स डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन जो अपनाया, जैसा कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे, इन्होंने हिंदुस्तानियों की मदद न करके अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने के लिए ये सब कुछ करा था। इनके मन में कोई हिंदुस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छी भावना नहीं थी। मतलब ऐसा क्रिटिसाइज कर जाता है, बहुत अच्छी, मतलब काम तो हिंदुस्तान के लिए कर रहे थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कर रहे थे, लेकिन इनको ना ज़्यादा ही अपनी पढ़ाई लिखाई पे घमंड था कि नहीं यार, हर कुछ जो काम करना है वो पिटीशन से ही करना है, वॉयलेंस एक बुरी चीज़ है। और अंग्रेज़ जो है अगर वो वॉयलेंस ना कर रहे हैं तो समझ में भी आए कि रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका हमेशा यही रहता था। जबकि जूते बहुत खाए इन लोगों ने, हद से ज़्यादा भिगो भिगो कर अंग्रेज़ों ने जूते मारे इनके मुंह पर। ठीक है। साइलेंट चांटे भी पड़े इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके पिटीशन रखने से क्या होता है, तुम तो और नरम होकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो घंटा तुम्हारी बात मानी जाएगी। ठीक है। अब गांधी जी और भगत सिंह में डिफरेंस बेसिकली इसी बात को तो लेकर आ जाता है। बात तो देखो श्रेया, भगत सिंह ने भी अपनी मनवा ली थी एडमिनिस्ट्रेशन से, और बात गांधी जी भी मनवाना जानते थे, है ना। तो कहते हैं ना, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो जैसा रवैया अपनाए, जो जैसा सामने अपनी शत्रु की आइडियोलॉजी को पकड़ ले, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रवैया अपनाना चाह रहे हो अपनी बात मनवाने के लिए। तो दिस क्लास प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और इसलिए आईएनसी को आगे चलकर बोला गया कि ये एक पार्टी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो एक सरकार, मतलब सरकार तो चलो बाद में बनेगी, लेकिन जो एक आइडियोलॉजी, ये जो एक ग्रुप था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सूट बूट वाले लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें आम जनसंख्या का कोई भी स्कोप नहीं था। ये लोगों को समझाएंगे, लोगों को आंखें बंद कर बस इनको फॉलो करना है। बिकॉज जब इनको क्रिटिसाइज करा जाता तो ये बोला जाता कि इनको अपने पढ़ाई पर, अपने पोस्ट पर, अपनी नॉलेज पर ये सूट बूट पहनते हैं इस चीज़ पर, और अच्छी पोस्ट एंड पोजीशन जो अंग्रेज इनसे वादा कर देते थे और जिसके लिए ये मान भी जाते थे कभी कभार, इन सारी चीज़ों के ऊपर इनको अपना घमंड था। तो ये जो ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पर जो मासेस थे, उनके साथ ये कभी कनेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी मूवमेंट्स। बड़े सारे जो नेशंस है आप जानते हो वो इमर्ज हो रहे थे। ठीक है। राइज ऑफ अ नंबर ऑफ नेशंस इन साउथ अमेरिका, जब से स्पेनिश और पोर्चुगीज एम्पायर्स वहाँ पर ध्वस्त हुए थे, और बड़ी सारी जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स, मतलब डी कॉलोनाइजेशन स्ट्रगल जो लोगों ने चलाई, ठीक है, ग्रीस में, इटली में, आयरलैंड में। तो इंडियन नेशनलिस्ट को ये लगा हम भी तो यार ये नेशनल मूवमेंट्स को रेज कर सकते हैं, जब दूसरे लोग आज़ादी पा रहे हैं यूरोपियन पावर से, तो हम भी तो पा सकते हैं वो आज़ादी। ठीक है। उसके बाद
रिएक्शनरी पॉलिसीज, ये वाला फैक्टर हो गया हमारा, रोल ऑफ प्रेस इन लिटरेचर था 5, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट फैक्टर नंबर 6, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 7, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया 8, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स 9, 8 9 ठीक है, और 10 है रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। जो ब्रिटिशर्स थे दे सॉट टू परपेचुएट रेशियल मिथ ऑफ वाइट सुपीरियरिटी। याद है वाइट मैंस बर्डन, शुरू से मैं आपको बताता रहा हूँ मॉडर्न इंडिया में, है ना, कि हम गोरे हैं और हमें भगवान ने भेजा है तुम बारबेरियन लोगों को थोड़ा सा सिविलाइज बनाने के लिए। तो लगातार सिर्फ इस बेसिस पर कि हम काले हैं ये गोरे हैं, ये एक पॉलिसी चलाते रहे हैं इंटेंशनली, जिससे लोगों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करा जाए कि लोग मान भी लें हाँ यार कुछ तो बात है यार, ये गोरे हम काले हैं, डिस्क्रिमिनेशन की और सेग्रीगेशन की। दिस कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस अमंग इंडियंस, मतलब हिंदुस्तान का आदमी अपने एरिया में इतना कॉन्फिडेंटली घूम रहा है, लेकिन वहीं पर वो एक अंग्रेज को देख लेता था तो वो ये सोच जाता था ये गोरे हैं तो हम इनके साथ बैठने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो दिस कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस अमंग इंडियंस। लॉर्ड लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी सच एज लोअरिंग द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 टू 19 ईयर्स। अब मैंने आपको दिक्कत बताई थी ना जब प्रीवियस चैप्टर्स में हमने इसके बारे में डिस्कस करा था कि इस टाइम पर ये एज कम करने से होगा क्या कि लोगों की मतलब जस्ट जो शिक्षा होगी स्कूल लाइफ को लेकर कॉलेज लाइफ को लेकर जैसे वो खत्म ही होगी, उसके बाद एकदम से पर्सन कैसे बैठ सकता है सिविल सर्विस के एग्जाम में। 1876 में लॉर्ड लिटन ने ऐसा करा। होल्डिंग द ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 while the country was in the grip of famine and passing the Vernacular Press Act of 1878, passing the Arms Act of 1878, इसकी वजह से पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो माहौल था वो आग बबूले वाला था, लोग गुस्सा थे। एंड देन देयर वाज अ इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो प्रोमिनेंट नेशनल राइटर्स जो इस टाइम पीरियड के हुए हैं, एक मिनट पहले हम इसको खत्म करते हैं। थ्रू दिस बिल लॉर्ड रिपन की जो गवर्नमेंट थी दे सॉट टू एंड जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शन, एंड इसकी वजह से इंडियन कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट जो हैं एंड टू गिव इंडियन कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स द सेम पावर्स एंड राइट्स एज देयर यूरोपियन कलीग्स। अब यूरोपियन कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद लॉर्ड रिपन ये सब कुछ करना चाहता था, लेकिन ही वॉज फोर्स टू मॉडिफाई द बिल, और जो ओरिजिनल उसका पर्पस था उसको डिफीट कर दिया गया, मतलब वो वापस ले लिया गया डिसीजन अपना, लोगों को कोई ये राइट वाइट नहीं मिले हिंदुस्तानियों को। तो ये चीज़ क्लियर हो गई नेशनलिस्ट के सामने जब यूरोपियन कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात आएगी, जब उनके इंटरेस्ट जो हैं वो दाव पे लगे रहेंगे, तो जस्टिस एंड फेयर प्ले कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। The organized agitation by the Europeans to repeal the Ilbert Bill, on the other hand, it taught nationalists how to agitate for specific rights and demands। कि जब इनके पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटेन में बैठकर डिमांड चली कि यार ये वाला बिल खींच लो वापस करके, तो इन्होंने सेकंड भर नहीं लगाया। हम चिल्ला कर परेशान होकर दरखास्त कर इनसे इतना कुछ बोलते रहते हैं और ये तो सालों साल लगा देते हैं, पेंडिंग हॉल्ट पर डाल देते हैं इसे। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको इस क्लास को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता था कि जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो बेटा उससे कुछ नहीं होगा, तुम बहुत वीक हो। तभी तो छिरिया वो क्लास क्रिएट होती है शायद नहीं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की। एक्सट्रीमिस्ट ये तो बोलते थे बेटा तुमने जो इतना करना था तुमने कांग्रेस को बहुत चला लिया, ठीक है, अब हमें हमारे तरीकों से अंग्रेजों से बात करने दो। अगले चैप्टर के अंदर हम यही देखने वाले एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की डिबेट। यही तो होगा ना छिरिया कि मतलब शुरू में कांग्रेस का रवैया जो ये बन रहा है वो मॉडरेट्स का ही तो है, ये सारे के सारे लोग मॉडरेट्स ही तो है, प्यार से ही तो बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के सामने ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जिससे वो गुस्सा हो जाए। एक्सट्रीमिस्ट का यही कहना था कि तुम जो है उनके सामने गुलाम बनकर बैठे रहो कि नहीं जी आप तो जूता भी बजा लो कोई बात नहीं, आप तो सही कह रहे हो, हम तो पढ़े लिखे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, हम तो गुस्सा नहीं करते हैं, या फिर हमें आपसे अगर कोई भी बात करनी तो हम तो पिटीशन का ही सहारा लेंगे। तो याद है वो क्रिटिसिज्म कि दे ऑलवेज रिलाइड ऑन प्रेयर्स एंड पिटीशंस, जो कि एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं उनके सामने हमेशा। इल्बर्ट बिल क्या था? 1883 की बात है। द कंट्रोवर्शियल इल्बर्ट बिल इंसिडेंट टुक प्लेस। दिस बिल प्रोवाइडेड दैट कि जो कोई भी पर्सन एक जो ब्रिटिश या फिर जो यूरोपियन है दे कुड बी ट्राइड बाय एन इंडियन जज। इंडियन जज उसका ट्रायल कर सकता है
अर्लियर एन इंडियन जज वॉज नॉट अलाउड टू ट्राई केसेस इन विच द कन्विक्ट वॉज अ ब्रिटिश और यूरोपियन, ठीक है। एंड दिस बिल रेज्ड अ ग्रेट आउटक्राई विद इन द यूरोपियन कम्युनिटी, और ये बिल अमेंड कर दिया गया था, यानी कि ये डिसीजन आ पाया था क्या इस टाइम पर? नहीं आ पाया था, कि यानी कि कटघरे में एक दोषी खड़ा हुआ है जो कि गोरी चमड़ी है, वो ब्रिटिश पर्सन है या फिर जो यूरोपियन है, उसको इंडियन जज जो है वो उसकी सुनवाई करे, वो उसको सजा दे, ये प्रपोज करा गया था। लेकिन ये हो पाया था क्या? नहीं हो पाया था। ये चीज क्या शो करता है इनका? रेशियल एरोगेंसी तो है ये रेशियल एटीट्यूड ही तो है इस वजह से ना। तो प्रोमिनेंट नेशनल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड वर बंकिम चंद्र चटर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाल। बंगाली लिटरेचर इन्होंने लिखे, राइटर्स, ये नेशनल राइटर्स जो थे इन्होंने बंगाली लिटरेचर या जो भी चीज़ें लिखी वो बंगाली लैंग्वेज में लिखी। उसके बाद पहले आपके बंकिम चंद्र चटर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, लक्ष्मीनाथ बेजबारुआ इन असामीज, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर इन मराठी, सुब्रमण्य भारती इन तमिल, भारतेंदु हरिश्चंद्र इन हिंदी, एंड अल्ताफ हुसैन हली इन उर्दू। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें ये वाली बता दी, ठीक है। एक मैंने डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दिया कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी इनका पर्पस क्या था, इनकी नींव कैसे रखी गई थी, और ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1857 के अंदर भी नेशनलिज्म की टेंडेंसी लोगों के अंदर जागी थी, लेकिन वो वॉयलेंट नेशनलिज्म था। मॉडर्न नेशनलिज्म है पढ़े लिखे लोगों का, जो कि प्रेयर्स एंड पिटिशन वाला नेशनलिज्म है। इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, अब हम इसी के बेसिस पर ये जो नेशनलिज्म जो उमड़ेगा, जो उभरेगा, इसी के बेसिस पर जो बड़े सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बनेंगी, जिनका अस्तित्व, जिनकी नींव कांग्रेस के बनने से पहले, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले, वो कौन कौन सी थी और कौन कौन से रीजन्स में थी, नॉर्थ में कौन सी, साउथ में कौन सी, ईस्ट में कौन सी, वेस्टर्न इंडिया में कौन सी, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग देखेंगे। प्लस फिर बात करेंगे आगे चलकर कि जो कांग्रेस है उसकी नींव कैसे रखी जाती है, वो क्यों बनती है, कैसे बनती है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।